as far as the previous lecture is concerned. Do you have any question? In the chat, I'm getting no, sir. Okay. So there were a lot of questions yesterday from Tahrim. So is there any question, Tahrim, now? All clear? Okay, nice. Anyone? Is there any question? Okay. So let's continue now. तो कल तो मैंने आपको जस्ट ब्रीफ किया कि स्टूडेंट्स को नॉर्मली एक ये इशू होता है कि टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, उनको एक इशू ये होता है कि ओएसआई मॉडल क्या है, उनको दूसरा मसला ये होता है कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, उनको ये मसला होता है कि प्रोटोकॉल के बाद लेयर्स किसे कहते हैं। तो इन सारी चीजों को हम देखना चाहते हैं, शुक्रिया, हम देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। और अगर जब तक ये समझ नहीं आती, इसका मतलब नेटवर्किंग समझ नहीं आ सकती। इसलिए दैट्स 100% इंपॉर्टेंट कि यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस टीसीपी, फॉर एग्जांपल टीसीपी आईपी मॉडल, और व्हाट इज ओएसआई मॉडल, व्हाट इज व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड everywhere in the internet, why OSI model is not in use anywhere, then what are the protocols, what are the layers. So that was the basic idea. ठीक है जी, ओके। तो हमने कल के लेक्चर में ये बात की कि सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज द रूल्स, एंड रूल्स आर नथिंग बट दी, अभी हम देखेंगे रूल्स आर नथिंग बट द प्रोटोकॉल्स। तो रूल्स के बेस पे ही हमारे प्रोटोकॉल्स, फिर प्रोटोकॉल के सूट्स। तो अभी हमने बताया कि दो सूट्स हैं, एक टीसीपी/आईपी सूट और एक ओएसआई सूट। तो दो हमारे पास, हम इसकी तरफ जाना चाहेंगे। फिर हम ये देखना चाहेंगे कि क्या ये किसी स्टैंडर्ड के जरिए बनाए गए या नहीं। तो विल टॉक अबाउट दिस। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रेफरेंस मॉडल, जो कि दो आपके सामने है और दो और भी आपके सामने ले आएंगे। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा इनकैप्सुलेशन इज बेसिकली व्हेन दी, जैसे कल आप लोगों ने देखा था कि एप्लीकेशन दी, एनी एप्लीकेशन स्टार्ट्स और क्रिएट्स डेटा, एंड देन दिस डेटा मूव्स थ्रू डिफरेंट लेयर्स, this data moves through different layers, and what is being done here, that is called basically data encapsulation. It is called data encapsulation, and the reverse process then occurs at the destination probably, or maybe at the intermediate devices as well, which is called de-encapsulation. तो एक एंड के ऊपर encapsulation normally at the source, and decapsulation or de-encapsulation at the destination. Clear? Why it happens, that is even a more important question. क्यों ऐसा होता है? ठीक है, तो इन सारे सवालों के जवाब जब ये चैप्टर खत्म हो तो आपके पास होने चाहिए। प्लस ये भी आपके पास इस सवाल का जवाब भी होना चाहिए कि फिर हम हर एक, जैसे मैंने कल भी बताया था कि विल बी टॉकिंग अबाउट ईच लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, विच इज द फिजिकल लेयर. Then we'll be talking about the data link layer. Then we'll be talking about the example of the data link layer, which is Ethernet, one of the example. The second example, the good example, is the WLAN. So we'll be talking about the WLAN in the next course, but it is again an example of the data link layer. Then, ladies and gentlemen, we'll be talking about a lot about the network layer, because it is a very, very important layer. It is a very, very important layer. So in the network layer, we will be talking about three things. One is about very, very important IP version 4. IP version 4. Then the next chapter will be about the IP version 6. And then it will be a chapter on the ICMP. So all of these three important topics are related to the network layer. Then we will be talking about the transport layer. Then we'll be talking about the transport layer, and in the transport layer you will be talking about the TCP and UDP. तो नॉर्मली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी बनता है और वो कंफ्यूज भी होते हैं कि क्या ये TCP/IP मॉडल
और ये टीसीपी एक ही चीज है? तो नहीं। मैं एग्जांपल ये देता होता हूं कि मिसाल के तौर पे आपका घर है, लेट करें कि आप अफरीदी उससे ट्राइब से तलक रखते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, आवान से रखते हैं, जो भी वो ले लें। तो क्या होता है, आपके घर के बाहर एक नाम लिखा होता है अफरीदी हाउस, लेकिन अब उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ अफरीदीज होते हैं। यहां पर भी टीसीपी एक प्रोटोकॉल है। क्यों इसका नाम पड़ा टीसीपी आईपी? क्योंकि इस पूरे मॉडल के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें, एक टीसीपी प्रोटोकॉल था, एक आईपी था, इन दोनों को मिला के इस मॉडल का नाम रख दिया गया। लेकिन टीसीपी अलग चीज है, आईपी अलग चीज, फंक्शन भी इनके अलग है, ये मुख्तलिफ काम करते हैं, ये एक ही काम नहीं अंजाम देते। बात समझ आ रही जी? यानी लाजमी तो अब इसका तो आसान सवाल ये है कि भाई आपका नाम सवेरा क्यों है, तो कोई नाम रखना है, तो लाजमी तौर पे नाम रखने की जो वो होती है नॉर्मली वजह, वो उसका ओनर जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको स्टैंडर्डाइज किया है, वो उसको कुछ नाम भी रख सकता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी वायरलेस लैन है, तो लैन क्यों कहा है भाई? इसलिए कहा कि ये छोटे एरिया में होता है, तो हमने कहा लोकल एरिया, लेकिन लाजमी तो नहीं था, कुछ भी नाम हो सकता था। तो इस तरह इसका नाम रख दिया गया टीसीपी आईपी सूट या टीसीपी आईपी मॉडल। ओके, क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, वो टीसीपी है और आईपी है। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे एप्लीकेशन लेयर्स पे, और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को के जो प्रोटोकॉल्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे, जिसमें HTTP है, HTTPS है, FTP है, SFTP है, SMTP है, वगैरह वगैरह। क्लियर हो मेरी बात जी? तो यहाँ पे हम ये, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम डेटा जो है वो या होस्ट या डेटा रिसोर्सेज को एक्सेस करता है। तो these are the few objectives which we have to cover in this module, and the name of the module is protocols and models. Got it everyone? Yes, sir. Okay, if there is no question जी। अगर हमारे पास टीसीपी मॉडल ज्यादातर यूज करते हैं और ओएसआई मॉडल यूज नहीं करते, उसमें दो लेयर्स में बस एक्स्ट्रा होते हैं प्रेजेंटेशन सेशन में, तो उनका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय तहरीम। क्वेश्चन ये कहा गया है, थोड़ा सा मैं उसको करेक्शन कर दूं कि जी जनरली कहा गया, ऐसे लगा कि जनरली हम टीसीपी इस्तेमाल करते हैं, कभी हम वो भी ओएसआई भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो नहीं। क्वेश्चन मेरा कल से भी ये था कि पूरा इंटरनेट जो है वो इसी मॉडल को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि ये मॉडल कहीं भी इंप्लीमेंटेड नहीं है। तो पहला जवाब तो ये हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें दो लेयर जो अगर एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि अब आप हर लेयर के जब फंक्शन समझेंगे तो क्लियर होगा, तो आपने देखा कि इसमें एक अदद प्रेजेंटेशन लेयर और एक अदद सेशन लेयर है जो कि एक्स्ट्रा है। जैसे कि आपने कहा ये दोनों फंक्शंस टीसीपी आईपी मॉडल ने एप्लीकेशन के हवाले ही कर दी कि जी ये काम भी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स या एप्लीकेशन लेयर ही अंजाम दें, और डेटा जो है वो अलग अलग की जरूरत नहीं। जी, एनी क्वेश्चन? क्लियर है? ओके। तो जेंटलमैन, हम आते हैं, सबसे पहली चीज तो ये कि लाजमी तौर पे इन डिवाइसेस ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बड़ा ब्रीफली ये बताना चाहता हूं कि कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो, इसके मिनिमम 3 ब्लॉक्स होना जरूरी है, मिनिमम 3। एक ट्रांसमीटर एंड या ट्रांसमीटर एंड, एक रिसीवर, देने वाला और लेने वाला, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन, और इसके दरमियान में कोई चैनल, कोई मीडियम, कोई ट्रांसमिशन सिस्टम होना मस्ट है। तो कम से कम किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में 3 चीजें होना जरूरी है, लाजमी है। एक अदर ट्रांसमीटर, जैसे अगर इस वक्त हमारी ये कम्युनिकेशन चल रही है, तो इन दिस केस माय लैपटॉप इज एक्टिंग लाइक ए ट्रांसमीटर। गुड। उसके बाद दिस एयर इज एक्टिंग, जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्टिंग एज ए मीडियम और एज ए चैनल। लेकिन
हमें तो नजर आ रहा है कि एक है, लेकिन आपको अगर आगे जाके देखें तो आगे वायर्स भी नजर आ रही हैं। तो लाजमी नहीं कि एक चैनल अगर एक ही में रहा है तो वो वही रही, इट मे चेंज। देन हमने कहा कि जिसका कोई रिसीवर भी होना चाहिए। जैसे इस वक्त मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि हरीम खान जो है वो मुझे सुन रही है, इसका मतलब है कि उसका लैपटॉप मेरे लिए क्या बन गया, रिसीवर बन गया। तो कम से कम ये तीन चीजें होना जरूरी है। क्लियर हो मेरी बात जी? अब अगर ये बात क्लियर है तो मैं इसी मॉडल को थोड़ा सा अगर और बड़ा कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि मुझे क्या चीज चाहिए। मुझे सबसे पहले एक सोर्स चाहिए। सोर्स जो है वो ट्रांसमीटर को दे, जिसका काम है कि वो चैनल के हवाले करे, मीडियम के हवाले करे, ट्रांसमिशन सिस्टम के हवाले करे। यहां से इससे रिसीवर ले ले और रिसीवर जो है वो डेस्टिनेशन को प्रोवाइड कर दे। तो यूं 3 ब्लॉक से मैं 5 ब्लॉक्स पे चला गया, क्योंकि लाजमी तौर पे किसी सोर्स ने डेटा क्रिएट करना होता है। इस केस में सोर्स मैं हूं। तो मैं जो भी सोर्स डेटा क्रिएट कर रहा हूं वो मैं ट्रांसमीटर के हवाले कर रहा हूं। ट्रांसमीटर ऑल्दो के एक ब्लॉक है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो दैट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि बस ये एक मशीन है, एक ब्लॉक है, एक सिस्टम है, जिसका काम ये है कि इस चैनल की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इस डेटा को चेंज कर दे और इस चैनल के ऊपर रख दे। ये चैनल फिर इसको रिसीवर की तरफ लेकर जाएगा। नॉर्मली जो काम ट्रांसमीटर में होता है उसके रिवर्स काम जो होता है मोस्टली वो रिसीवर में होता है। और फिर रिसीवर के बाद ये डेटा या तो हो सकता है कि आपके माइक को दे दिया जाए, आपके स्पीकर को दे दिया जाए, आपकी हार्ड ड्राइव को दे दिया जाए, या आपको सुना दिया जाए। ऑल विल बी टर्म्ड एज द डेस्टिनेशन। कोई क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन डिवाइसेस ने एक दूसरे के साथ बात करनी है। जी, वो लेयर्स आपको सारी की सारी अभी कुछ देर में दिखाई देंगी। ठीक है, तो हम आपको लेयर दिखाते हैं लेकिन थोड़े से आराम के साथ। तो हमने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन कि अब इन डिवाइसेस ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। तो अगर कोई रूल्स ना होते, जैसे देखें ना अगर क्लास भी शुरू होती है तो कोई रूल्स होते हैं कि जी, जैसे अब हम ने एक नया कह लो तरीका कि पहले फिजिकल क्लासेस का रुझान था। कोविड-19 ने हमें ये बताया कि नहीं जी, यू कैन डू इट ऑनलाइन एज वेल। फिर हमने कहा व्हाई नॉट बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई रूल्स होने चाहिए। अब उस रूल्स के मुताबिक अगर ये सोर्स ट्रांसमीटर को देगा, ट्रांसमीटर उस रूल्स के मुताबिक चैनल को देगा, चैनल उसके रूल्स के मुताबिक रिसीवर को देगा, एवरीथिंग। और लाजमी मैंने जैसे पहले कहा कि इस ट्रांसमीटर में सिर्फ एक चीज नहीं है। अगर मैं सिर्फ इस ट्रांसमीटर को खोल दूं तो यू विल फाइंड दैट इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इसी तरह अगर मैं इस ट्रांसमिशन सिस्टम को खोल दूं तो उसे ओ या ये तो एक और दुनिया है, ये तो एक और सिस्टम है। तो इसका मतलब है कि न्यूमरस सिस्टम्स क्योंकि यहां पे हैं, देयर मस्ट बी सम रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम एंड दीज रूल्स शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। क्योंकि अगर रूल्स हर एक ने अपने अपने बना लिए तो फिर आपस में ये कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। और कम्युनिकेशन का बेसिक गोल ही क्या है? बेसिक गोल क्या है कि कुछ चीज आप सेंडर भेजे और रिसीवर उसको रिसीव कर ले। दैट इज द बेसिक गोल ऑफ द कम्युनिकेशन, वेरी बेसिक गोल ऑफ द कम्युनिकेशन। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए इसलिए हमने कहा कि जी हमारे लिए कोई ना कोई रूल्स का होना जरूरी है। और वो रूल्स स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, वो रूल्स स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए। वो रूल्स जब स्टैंडर्डाइज है तो इसका मतलब वो एग्रीड अपॉन है, एवरीवन इज एग्रीड कि जी हम इस तरह फॉलो करेंगे। तो इस चीज को हम यहां पे देख रहे हैं
कि और एक चीज मैंने जैसे पहले भी आपको कहा था कि स्पेशली जो हमारे अगर कोई नए स्टूडेंट यहाँ पे कोई हैं, तो इसलिए आपका नेट अकेडमी को ज्वाइन करना क्विकली जरूरी है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से, मिसाल के तौर पे इन रूल्स के बारे में आपको वीडियो बता रहा है, तो जब तक कि आपका नेट अकेडमी पे एक्सेस नहीं है आप नहीं देख सकते। तो इसलिए एज क्विकली एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट करें, ताकि आप दोनों व्हाट्सएप के ऊपर भी, मिसाल के तौर पे अगर कोई इस वक्त नहीं है और वो घर से देखने की कोशिश कर रहा है तो उसको तो लिंक नहीं मिला, क्योंकि वो हमारे उसने हमें अभी तक अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेसेस वगैरह दिए ही नहीं है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि इस पे आप अमल करें जल्दी से। तो कहता है कि जी दिस वीडियो एक्सप्लेन्स द प्रोटोकॉल्स दैट डिवाइसेस यूज। तो अभी हमने क्या प्रोटोकॉल क्या है, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट आर प्रोटोकॉल्स, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। और अगर मैं इसको ज्यादा बेहतर करूं तो मैं ये कह सकता हूं इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स, implementation of the rules of communication, rules of communication. This is called protocol. तो अभी तक आप लोग इस टर्म प्रोटोकॉल में कंफ्यूज थे, ये क्या भला है, हमने तो कभी नहीं देखा। अब समझ आ गई ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपली जो आपने रूल्स बनाए हैं उनको जब इंप्लीमेंट कर दो तो वी कॉल देम प्रोटोकॉल। तो अब आप जब अपनी नॉर्मल कोर्सेज में भी इस किस्म की टर्मिनोलॉजी को देखेंगे तो जो आप में एक फोबिया है, एक डर है, खौफ है, अब नहीं होगा। प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं है जी, दिस इज अ रूल विच हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड, विच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, बस बात खत्म। दिस इज द प्रोटोकॉल। क्यों जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? व्हाट्स योर नेम? उमैर। ओके, तो हमने बात कर रहे हैं कि अबाउट दी रूल्स की। अब इस रूल्स को अगर हम देखें तो मैंने जैसे आपसे कहा कि इसके लिए क्या चीज जरूरी है, सबसे पहले तो मस्ट एग्री। मैंने पहले कहा एग्रीड अपॉन, वो रूल ही नहीं है जो एग्रीड अपॉन ना हो। जैसे हमने एग्री अपॉन कर लिया कि जी हम यूनिवर्सिटी सुबह 8 बजे स्टार्ट करेंगे, तो दैट इज एन एग्रीड अपॉन रूल। देन यू इंप्लीमेंट दिस। तो हाउ यू इंप्लीमेंट दिस इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल। लेकिन यहां पे ये इस प्रोटोकॉल का मकसद हमेशा क्या होगा कि कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करे। किस चीज को फैसिलिटेट करे? कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करे। ओके, अब जैसे मैंने आपको कहा कि मिनिमम जो 3 चीजें इसके लिए जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज द सेंडर, रिसीवर एंड द चैनल और द मीडिया और द ट्रांसमिशन सिस्टम। यही मैंने बताया ना। फिर मैंने इसको 5 करके भी दिखा दिया कि अगर इसको आप अलग कर दे सेंडर को तो ये 2 हिस्सों में टूट जाएगा। इसमें एक सोर्स होना चाहिए और एक ट्रांसमीटर होना चाहिए। इस तरह रिसीवर के पास भी एक अदद रिसीवर होना चाहिए और एक अदद डेस्टिनेशन होना चाहिए। तो यू इट बिकम्स सोर्स, ट्रांसमीटर, रिसीवर, डेस्टिनेशन, एंड देन इन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर वी नीड द ट्रांसमिशन सिस्टम और द मीडियम और द चैनल। क्लियर हो रहा है मेरी बात? जहां क्लियर ना हो, for both physical students and the online students, where we have Yasser Afnan, Harim Khan and Abu Zar, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो प्लीज कम ऑन। तो जैसे अब देखें जी, हमने पहली डेफिनेशन हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज अबाउट दी प्रोटोकॉल्स। ओके, क्लियर है सर, नाइस जी, वी हैप्पी कि अगर आपको क्लियर है। तो जैसे अब यहां पे कहा गया कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की बात, पहले हमने प्रोटोकॉल कहा, तो प्रोटोकॉल तो कोई भी, अब जैसे देखिए जो बड़े लोग हमारी रोडों पे जाते हैं, हमारी गाड़ियों में फिरते हैं, और उनके लिए भी एक प्रोटोकॉल होता है कि जी जब इनकी गाड़ी आएगी तो जिन्होंने टैक्स पे किया है वो अलग दूर हो जाएंगे, और जिनके टैक्स पे ये जा रहे हैं वो साइड के साइड पे जाएंगे और ये भागते हुए गुजर जाएंगे। प्रोटोकॉल है। सो यहां पे हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की। तो
ऑल कम्युनिकेशंस आर, जैसे मैंने कहा, इसका मतलब कि ऑल कम्युनिकेशन इज गवर्न्ड बाय प्रोटोकॉल्स, एंड व्हाट आर प्रोटोकॉल्स? रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर आप इस जुमले को आप कर लें, ऑल कम्युनिकेशन आर गवर्न्ड बाय रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो बात अब बिल्कुल समझ आ रही है कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या है। फिर वो देखिए, मैंने पहले बताया कि प्रोटोकॉल्स क्या क्या फॉलो करते हैं? रूल्स। रूल्स के बगैर मुमकिन नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये दो लोग आपस में बात करना चाहते हैं, तो अगर हमारा माशरा है, तो ये अगर ये कह दे अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब ये, एक तो डेफिनेटली मतलब इसका ये है कि ये एक दुआ है, अच्छी बात है। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो इसका मकसद ये है कि शी वांट्स टू गेट द अटेंशन ऑफ दिस जेंटलमैन। तो रूल है कि यू से अस्सलाम वालेकुम, और अगर उसने वालेकुम अस्सलाम कह दिया तो ये भी एक रूल है। रूल क्या है कि ये कहने से ये पता चलता है कि इसने आपकी बात सुन ली है, और ये आपकी और बातें भी सुनने के लिए रेडी है। जब उसने वालेकुम अस्सलाम कह दिया, जैसे आप किसी को मोबाइल पे कॉल भी कर लेते हो, तो वो आपको कह देता है कि जी अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब है कि आपको पता चल जाता है कि मेरी बात इस तक पहुंच चुकी है, ये मेरे से बात करना के लिए एग्रीड है। तो what this shows, this assalamu alaikum and walaikum assalam, that shows that the two parties are agreed to talk. तो that is a rule. इसी तरह कंप्यूटर्स के लिए भी ये जरूरी है कि ये भी एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन करें, जैसे यहां पे आपको निकल आ रहा है अस्सलाम वालेकुम, यू मे कॉल इट ए मैसेज, दिस इज a मैसेज, यस। जैसे गोरा कहता है हेलो, ग्रीटिंग्स वगैरह वगैरह। इसी तरह देन आपका ट्रांसमीटर का काम क्या होता है कि वो इस मैसेज को रूल्स के मुताबिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? बाय योर ट्रांसमीटर। अब क्वेश्चन ये, सिग्नल क्या होता है? क्वेश्चन ये है कि सिग्नल क्या होता है। ऑल्दो के मेजॉरिटी आप में से सिग्नल सिस्टम शायद पढ़ लिया हुआ है, नहीं? ओके, तो वहां पे जो चैप्टर का या सब्जेक्ट का नाम ही है सिग्नल एंड सिस्टम्स। तो यहां पे हम ये पढ़ रहे हैं, जी बिल्कुल, अबू जर ने कहा जी पढ़ा है, लेकिन हम फिर भी अबू जर से नहीं पूछेंगे कि सिग्नल क्या होता है, क्योंकि बदकिस्मती से हमें यही नहीं पता होता कि सब्जेक्ट का नाम क्या, मकसद क्या है, क्यों इसको कहा गया कम्युनिकेशन सिस्टम, क्यों इसको कहा गया प्रोटोकॉल, क्यों इसको कहा गया कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो क्या हमें अबू जर बताएगा कि सिग्नल क्या होता है? तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब ये होता है कि आपको पता है कि आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ये कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेकर जाता है। कभी आपने अगर गौर किया हो, टेलीफोन की लाइन को, कभी उस पर बात कर रहे हो टेलीफोन लाइन पे, और उसकी तार कहीं से थोड़ी सी खराब हो और उसको आप हाथ लगा लें, तो क्या फील होगा? झटका लगेगा। इसका मतलब उस तार में क्या जा रहा है? सिग्नल जा रहा है, करंट जा रही है, वोल्टेज जा रही है। सो व्हेन यू रिप्रेजेंट योर मैसेज इनटू some voltage levels, that voltage levels are called signal। यानी मिसाल के तौर पे जब मैं बोल रहा हूं, अगर इस बॉल को मैं यू रिप्रेजेंट कर दूं, चले मैं ये ज्यूम कर लेता हूं कि ये मैसेज जो है ये डिजिटल है, तो आपको पता है कि ये कुछ जीरोस और कुछ वंस पे यू बना हुआ होगा। So you represent these zeros and ones, you represent these zeros and one by different voltage levels. You may say that 0 represents low voltage and 1 represents high voltage. यानी मिसाल के तौर पे you may say 0 represents 0 volt and 1 represents a 5 volt.
again it is 0, so come back to 0. Again it is 1, so go back up. Again it is 1, okay, then 0, then 1. So this is your data, your message, and this is your signal. अब समझ आया कि सिग्नल किसे कहते हैं? तो your transmitter converts your message into signal, but again this signal is made according to the rules. मे बी आप ये भी कह सकते हैं कि 0 मीन -5 and 1 मीन्स +5. कोई दूसरा कह सकता है नहीं, 0 मीन्स 0 and 1 मीन्स +5. इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 0 मीन +5 and 1 मीन्स 0. बट once decided, agreed, then follow. You can't change. ठीक है नदीम? ओके जी. सर हम टेलीफोन वगैरह में तो हम वायर्स की मदद से कॉल वगैरह की बात करते हैं ना, तो वहाँ में सिग्नल प्रोड्यूस होता है, तो हमारे पास वायरलेस में कैसे प्रोड्यूस होता है? जी, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय तहरीम कि जी हमारे वायर्ड में तो तार के अंदर ये सिग्नल जा रहा होता है, ये वायर यहाँ कैसे नजर नहीं आता? अल्दो नजर वहां भी नहीं आता, लेकिन फील कैसे पता कैसे चलता है? इस तरह पता चलता है कि जैसे मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल दी कि अगर आप उसको हाथ लगा लें और थोड़ा सा उसमें पे क्लास है. अच्छा, अब लेडीज एंड जेंटलमैन आपके सवाल की तरफ कि होता ये यहां भी नजर नहीं आता, नजर वहां भी नहीं आता, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं पहले तो ये भी बात करता हूं, जब भी एग्जांपल आई तो एग्जांपल ये थी कि कोई भी शख्स बात कर कुछ सिग्नल मुझे भेज रहा था जिसकी वजह से मेरे फोन ने हरकत कर दी, रिंग कर दी. अब इसका मतलब ये हुआ कि इवन अगर वॉकी टॉकी ले लें, कभी अगर बचपन में आपने खेला हो तो वॉकी टॉकी में भी क्या होता है, आपने उसका एक कर लिया एंड दूसरे के पास है, एंड देन दे टॉक टू ईच अदर, लेकिन आपको सिग्नल तो नजर नहीं आता, लेकिन आपको उसकी बात तो समझ आती है, वो आपको जो कह रहा होता है आप कहते हैं हाँ ठीक है, जवाब मिल रहा है, सवाल जवाब हो रहा है. इसका मतलब ये है कि आपकी वॉकी टॉकी जो कि एक ट्रांसमीटर है, या आपका ये लैपटॉप जो कि एक ट्रांसमीटर है, ये इसको एक खास सिग्नल में कन्वर्ट करता है. और वो सिग्नल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, जिसको आप इलेक्ट्रिकल में ईएमआई के उससे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स समथिंग थ्योरी, जो कि मैं ख्याल गुलजार साहब पढ़ाते हैं प्रॉब्ली इन 5th सेमेस्टर या इन 5th सेमेस्टर, क्योंकि अभी 2 स्टूडेंट मेरे पास आई थी, तो 12 बजे उन्होंने कहा हमारी क्लास है और सब्जेक्ट का नाम यही है प्रॉब्ली. तो दैट इज द सिग्नल. So this transmitter, your mobile, your laptop, your palm top, whatever it is, any wireless device in the world, that will convert this message into a signal, which is in this case the electromagnetic signal. And what is electromagnetic signal? Again, they are the voltage levels. An electrical signal generates a magnetic signal, a magnetic signal creates an electrical signal, and this way the signal travels from one point to another point. Got it now? Okay. Everyone clear? Okay जी. अब इसके बाद ये सिग्नल ट्रांसमिशन सिस्टम से गुजर के किसके पास आ जाता है? रिसीवर के पास. रिसीवर इस सिग्नल को रिसीव करता है और इसको वापस डेटा में कन्वर्ट कर देता है, और वो डेटा वो डेस्टिनेशन के हवाले कर देता है. बात समझ आ रही? जी, द क्वेश्चन है कि जी डेटा इसको सिग्नल में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या थी? लाजमी तौर पे हमने, और ये भी बताता चलूं कि ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हो सकता है और ये सिग्नल ऑप्टिकल सिग्नल भी हो सकता है. तो इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत ये थी कि जो चीज आपके कॉपर वायर में मूव करती है या फाइबर पे मूव करती है, या वो इलेक्ट्रिकल होगी या वो ऑप्टिकल में होगी. तो लाजमी तौर पे आपको अपने डेटा को इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल कैन फ्लो फ्रॉम ए हाई पोटेंशियल टू ए लो पोटेंशियल, तो लाजमी तौर पे अगर ये चीज इंटैक्ट है तो योर सिग्नल कैन मूव. तो इसी तरह यहां पर भी आप अपना सिग्नल को
इस पूरी जगह पे आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब आपके आसपास जो भी एक्सेस रूटर पड़ा हुआ है उसने वो रिसीव किया, तो अब इन दिस केस यू मे से दैट बिकम ए रिसीवर फॉर यू। तो बट इन बिटवीन दीज टू वी हैव ए सिग्नल। क्लियर हो गया? क्लियर है एवरीवन? ओके। तो इसी तरह जैसे कि इस बंदे के बारे में हमने कहा, बिल्कुल कंप्यूटर भी उसी तरह करता है कि इसके पास मैसेज होता है, ये मैसेज को सिग्नल में कन्वर्ट करता है, सिग्नल जो है वो ट्रांसमिशन सिस्टम पे जाता है, ट्रांसमिशन सिस्टम से सिग्नल रिसीव होता है रिसीवर पे, जिसका काम होता है उसको वापस मैसेज में कन्वर्ट करे और वो मैसेज डेस्टिनेशन के हवाले कर। है कोई क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि ये सारा कुछ, जैसे मैंने 5 सिस्टम में इसको ब्रेक किया था, तो आपने वही 5 सिस्टम का 5 ऑब्जेक्ट्स का मॉडल आपने 1 2 3 4 और 5 दोबारा देख लिया। अब आते हैं जेंटलमैन कि रूल्स में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मिसाल के तौर पे इंडिविजुअल्स मस्ट यूज एस्टैब्लिश्ड रूल्स, और जैसे कि इंडिविजुअल्स एस्टैब्लिश्ड रूल्स इस्तेमाल करते हैं टू हैव ए कन्वर्सेशन। जैसे मैंने अभी आपको कहा, जब भी आप किसी के पास जाते हैं सबसे पहले आप उसको लेट करें, किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो नॉक करते हो, तो दैट इज ए रूल। फिर आप इंटर होते हैं और कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, फिर या उससे पहले आप कहते हैं कि जी मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जब अंदर आ जाते हैं तो फिर आप उसे कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, आपको कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। या तो आप उसे पूछ लेते हैं कि जी मैं बैठ जाऊं, या वो आपको कहते हैं कि बैठ जाओ। तो विच मीन्स देयर इज सम रूल्स, स्टैंडर्ड रूल्स। इसी तरह the first message is difficult to read, how it is not, because it is not formatted properly. The second, अब देखें जी, ये दो मैं इसको जरा बड़ा करके आपके सामने रखता हूं, तो आपको इससे पहला रूल ये समझ आएगा कि आपका मैसेज जो है वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड होना चाहिए। प्रॉपरली फॉर्मेटेड हो तो यानी फॉर्मेटेड का मतलब कि दोनों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन आसान हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है, इंग्लिश की अगर आप एग्जांपल ले लें, इंग्लिश की अगर आप एग्जांपल ले लें, तो इंग्लिश में हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि आई ईट एप्पल। अब यहां पे अगर आप देखें तो आप सब्जेक्ट है, आपने जो काम किया वो ईटिंग है, और किस गरीब पे काम हुआ? एप्पल पे, तो आई ईट एप्पल। इसी तरह अगर आप यहां देखें तो यहां पे वो कहता है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्न रूल्स। अब इसमें सारे वर्ड्स हैं लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं है प्रॉपर, ये ऑर्डर नहीं फॉलो हो रहा, इसलिए हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा प्रॉपर कर लिया जाता और लिख देते रूल्स गवर्न कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस, तो समझ आती है। देखिए वही 1 2 3 4 5 वर्ड्स, वही 1 2 3 4 5 वर्ड्स, लेकिन इनका ऑर्डर जो है वो बड़ा मैटर कर गया। तो इस ऑर्डर को कहते हैं इस कम्युनिकेशन के टर्म में सिंटैक्स। तो नॉर्मली आप प्रोग्रामिंग में भी ये लफ्ज पढ़ते हैं सिंटैक्स, और नेटवर्क्स में भी हम पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन में भी हम पढ़ते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स का मतलब होता है ऑर्डर। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट को देखें, कहता है कि जी इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब क्योंकि मैं तो ह्यूमन था इसलिए मुझे ये वर्ड पता चल गया कि गलती से शायद यहाँ पे एक स्पेस की कमी है, लेकिन कंप्यूटर तो कंप्यूटर है, वो तो एक डल मशीन है, वो इसको नहीं समझ सकता। इसी तरह यहां भी आपने वही गलती की, टू अंडरस्टैंड को इकट्ठा कर दिया, तो अगेन यू आर नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर रूल्स। तो इसीलिए वो कहता है कि जनाब इंपॉर्टेंट ये है सबसे पहले कि यू मस्ट फॉर्मेट योर डेटा, and that formatting should be according to certain rules, and the first is the order of the in which it should come, and this order is called syntax.
सो इसका मतलब है कि एवरी प्रोटोकॉल हैज ए नंबर वन आइटम syntax. Number two, it has the semantic. It has the semantic. Semantic का मतलब ये होता है कि ये चीज कुछ मीनिंग दे। क्या मीनिंग इसे मिल रहा है? मिसाल के तौर पे हम देखेंगे कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम सोर्स का एड्रेस भी देते हैं और हम डेस्टिनेशन का एड्रेस भी नेटवर्क को बताते हैं, तभी तो चीज पहुंचेगी। सोर्स का एड्रेस और अब ये एक ऑर्डर में देने हैं। अब ऑर्डर आपने डिसाइड करना है, लेकिन वंस डिसाइडेड देन यू कांट चेंज। मिसाल के तौर पे अगर ऑर्डर में आपने ये डिसाइड किया कि पहले सोर्स का एड्रेस दूंगा या दूंगी और फिर डेस्टिनेशन का एड्रेस दूंगी, बस ठीक है। बट वंस इट इज डिसाइडेड, सॉरी, इट कांट बी चेंज्ड। क्यों फातिमा? ऐसा ही है ना? तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव द ऑर्डर, and then for example you have decided that this source address will be of certain number of bits, let it be 32 bits, so it can't be after 31 or it can't be after 32, sorry 33, then you fix it. And this 32 bits have a certain meaning. मतलब है इसका क्या जी, ये 32 बिट से जिसने भेजा है ये उसका एड्रेस है, ये उसका नाम है। इस 32 बिट का मतलब है कि ये जिसके पास पहुंचना है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो जर्मनी में है, चाहे वो फ्रांस में है, चाहे वो रशिया में है, चाहे वो आपके साथ वाले कमरे में है, बट ये जरूर आप नहीं कह सकते कि जी कमरे में मैं इसको एड्रेस नहीं देता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब एवरी प्रोटोकॉल शुड हैव सम सिंटैक्स एंड शुड हैव सम सिमेंटिक। It has certain meaning. It has certain order. Clear होगी मेरी बात? ओके। अब क्या कहता है जी, रूल्स में हमें ये सिखाने की कोशिश करता है। ये कहता है कि जी प्रोटोकॉल मस्ट अकाउंट फॉर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। नंबर वन, लाजमी तौर पे जब भी आपने कम्युनिकेशन करनी है तो आपने बताना है कि इसको भेजने वाला कौन है। आपने बताना है कि इसको लेने वाला, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका लेने वाला ही कोई नहीं है तो फिर तो कम्युनिकेशन नहीं हुई, नहीं हो सकती। या अगर आप ये ना बताएं कि किसने भेजा है तो फिर भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। इसलिए जब भी आप मिसाल में मोबाइल पे कॉल करते हैं तो आप नंबर डायल करते हो, तो नंबर डायल करने से सिस्टम को पता चलता है कि आपने किसके पास जाना है। चाहे वो बंदा आपके एक रूममेट है और दूसरे रूम में बैठा हुआ है, और या वो गांव में आपके बैठा हुआ है, आपके घर आप कॉल कर रहे हो, बट यू हैव टू प्रोवाइड हिम द डेस्टिनेशन। क्यों आफाक? तो डेस्टिनेशन देना मस्ट है। इसी तरह सिस्टम को खुद ही पता होता है कि सोर्स क्या, आप सोर्स को बताते नहीं क्योंकि सिम के अंदर वो नंबर लिखा हुआ है। यहां पर भी कुछ ऐसे एड्रेसेस होंगे जिसपे हम बात करेंगे कि ये लेयर 2 का एड्रेस है, ये लेयर 3 का एड्रेस है, लेकिन पहले ये तो क्लियर हो जाए कि लेयर है क्या, फिर हम इन चीजों को समझेंगे। क्लियर हो मेरी बात? फिर दोनों की लैंग्वेज जो है वो क्या होनी चाहिए? सेम, दोनों एक ही जुबान में बात करें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं वापस पिछली स्लाइड पे चला जाऊं तो ये तो आपको, और इसको थोड़ा फिर बड़ा कर दूं तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो आपको समझ आ रहा था टू सम एक्सटेंट कि इसका क्या मतलब है। ह्यूमन कम्युनिकेशन बिटवीन, although order was not there, syntax was not right, हमने syntax ठीक किया, समझ आ गई। लेकिन अगर आप यहां से पढ़ना शुरू कर दो तो कुछ समझ नहीं आती। यहां से लेके यहां तक अगर आप देखें तो ये पढ़ने से भी बाहर निकला हुआ है।
इट माइट बी द फ्रेंच। तो इसलिए अगली स्लाइड में वो कहता है कि लेकिन यही फ्रेंच वाले को अगर आप दे दो वो तो समझ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रूल ये है कि दोनों एक ही लैंग्वेज को समझ सकते हैं। अब लैंग्वेज क्या है यहाँ पे लाजमी तौर पे, क्योंकि हमने तो चाहे हमारी उर्दू है इंग्लिश है हम वो बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारी लैंग्वेज से मुराद ये है कि दोनों, अगर हमने ये कहा है कि 1 इज हाई एंड 0 इज लो, तो बस दैट इज द लैंग्वेज ऑफ द टू ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ठीक है ना। तो यही बात यही अगली स्लाइड में कर रहा है कि जनाब क्या होना जरूरी है, कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन ग्रामर। ग्रामर का मतलब होता है रूल्स। हम कहते हैं ना इंग्लिश ग्रामर इसको नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं होता ग्रामर को ये बला है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ग्रामर का मतलब है रूल्स, यानी कि कॉमन लैंग्वेज कॉमन रूल्स। यानी कॉमन फॉर्मेट, कॉमन लैंग्वेज मीन कॉमन फॉर्मेट मीन सिंटैक्स। And the next thing is, which is important for a protocol, is the speed and timing of delivery. अगर ये दो डिवाइसेस हैं, ये डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन इन दो डिवाइसेस के दरमियान अबूजर और हरीम, हमें अफनान ने ज्वाइन करना छोड़ दिया। अब इन दो डिवाइसेस अगर रिलेट करें, ये भेज रहा है, एज्यूम करो 1 गीगाबिट पर सेकंड पे, तो ये 1 गीगाबिट पर सेकंड पे रिसीव करने की सलाहियत होनी चाहिए। ये अगर मिसाल के तौर पे ये 1 गीग पे भेजने की सलाहियत रखता है और ये 10 मेगा पे रिसीव करने की सलाहियत रखता है, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बोथ शुड बी, क्योंकि ये उसको 1 बिलियन बिट दे रहा है और वो 10 मिलियन सिर्फ लेता है, बाकी किधर जाएंगे। तो दैट इज द रीजन स्पीड शुड बी रूल्स में डिफाइन हो कि जी मेरी भी स्पीड, या तो ये भी अपने आप को 10 मैग पे ले आए, फिर अब दोनों बराबर हैं, ये भी 10 मैग पे भेजेगा, ये 10 पे रिसीव करने की सलाहियत रखता है, वेरी गुड। बात समझ आ रही? ओके, सो इसके बाद क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, कंफर्मेशन। ये जो चीज इसने भेजी है, ये जब इसको मिल जाए तो ये कंफर्म करे कि हाँ जी मुझे आपने जो चीज भेजी थी वो मिल गई, जिसको हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। आप किसी को मैसेज भी भेजते हैं बाज़ औक़ात, तो वो आपको एक लिख देता है, इसका मतलब कि उससे कहता है आपको कि जी मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। या बाज़ औक़ात अगर आप व्हाट्सएप पे मिसाल के तौर पे, तो आपकी वो ब्लू टिक्स आ जाती हैं जो कि आपको ये बता देती हैं कि जनाब आपका मैसेज पहुंच गया है, अगले ने पढ़ लिया है। तो दैट इज लाइक एन एक्नॉलेजमेंट। क्लियर हो गया? तो सोर्स होना जरूरी, डेस्टिनेशन होना जरूरी, कॉमन सिंटैक्स होना जरूरी, कॉमन सिंटैक्स होना जरूरी, कॉमन सेम स्पीड होना जरूरी। जब स्पीड सेम है तो स्पीड इज दी समथिंग पर यूनिट टाइम, तो इसका मतलब टाइमिंग ऑफ डिलीवरी भी, और ये भी टाइमिंग डिलीवरी से एक और मतलब भी लिया जाता है कि जब मैं भेज रहा हूं तो तुम सुनो, और जब तुम वो भेजोगे तो मैं सुनूंगा। तो डेट इज का, जैसे आप मोबाइल में किसी से बात करते हैं, तो जब आप बोल रहे होते हैं तो वो सुन रहा होता है, ये उस वक्त वो नहीं बोलता, और जब वो बोल रहा होता है तो आप सुन रहे होते हैं, आप नहीं बोलते। तो दैट इज द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, कब आपने भेजना है और कब आपने रिसीव करना है, when you will become the sender and when you will become the receiver. Here, okay, then is the okay. अब जेंटलमैन 1 by 1 इनको देखते हैं। कहता है कि जी कॉमन कंप्यूटर प्रोटोकॉल मस्ट बी इन एग्रीमेंट एंड इंक्लूड द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, यानी किन चीजों को प्रोटोकॉल्स ने कवर करना है। नंबर 1 इनकोडिंग, नंबर 1 इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब है, नॉर्मल में हम इंग्लिश में ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है कि एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में तब्दील करने को इनकोडिंग कहते हैं।
और उसको वापस लाने को डिकोडिंग कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपके पास बिट्स थे, आपके पास बिट्स थे लाइक दिस, आपने इन बिट्स को वोल्टेज लेवल्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो मिसाल के तौर पे दिस इज लो, दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज हाई, दिस इज लो एंड दिस इज हाई। सो व्हाट दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड? इनकोडिंग। एंड देन जब रिसीवर में पहुंचेगा तो ये सिग्नल उसको पहुंचा, उसने सिग्नल को वापस इसमें कन्वर्ट करना है। तो जब इसको ये वापस कन्वर्ट करेगा तो दैट फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज डिकोडिंग। लेकिन दिस इनकोडिंग एंड डिकोडिंग शुड बी एग्रीड अपॉन, क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पे आपने जीरो को लो रिप्रेजेंट कराया, यानी 0 वोल्ट फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करवाया, और आपने 1 को 5 वोल्ट रिप्रेजेंट कराया, डेस्टिनेशन को ये पता होना चाहिए कि जब उसको 5 मिले तो वो उसको 1 समझे, और जब उसको 0 मिले, 0 वोल्ट मिले तो वो उसको 0 समझे। अगर ये एग्रीड नहीं है तो हो सकता है वो 1 को, वो हाई को 0 समझ बैठे और लो को 1 समझ बैठे, तो वो इसको गलत तरीके से 1 0 1 0 1 0 समझ जाएगा, जो कि इससे बिल्कुल अपोजिट है। इसका मतलब कि रिसीवर के लिए क्या बन जाएगा? गार्बेज बन जाएगा। तो फिर इस और कम्युनिकेशन का तो बेसिक मकसद ये है कि जो मैंने भेजा है आपके पास एग्जैक्टली वही पहुंचना चाहिए। तब तो एग्जैक्टली क्या, बिल्कुल ही अपोजिट पहुंचा है, तो विच मीन देयर इज नो कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया? तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इज द इनकोडिंग। तो अब जैसे यहां पे आपको दिखाया जा रहा है कि इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू अनदर एक्सेप्टेबल फॉर्म। एक्सेप्टेबल फॉर्म इज सम, क्या मतलब है, सम वोल्टेज लेवल्स और सम ऑप्टिकल लाइट लेवल्स और इंटेंसिटीज। ऑल्दो हमारा जो ये कोर्स है दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो यहां पे हम ऑप्टिकल को ज्यादातर नहीं बात करते, लेकिन एज ए फ्यूचर, बल्कि फ्यूचर क्या, अभी भी इवन अगर आप अपने इस लैब को देखें तो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इतने खुश नहीं थे, एंड वी शायद कोई 2 महीने समर में हमने इस, ये जो आपको बॉक्स यहाँ पे नजर आ रहा है, हम यहाँ पे ऑप्टिकल पे चले गए। उसी की वजह से मैं स्टूडेंट को कहता हूँ, बल्कि शायद कल कुछ स्टूडेंट आए थे तो वो कह रहे थे कि हमारे पास नेट नहीं है, तो मैंने कहा इस लैब में कम से कम नेट का कभी इशू नहीं होता। क्यों? क्योंकि बैकएंड में मेरे पास ऑप्टिकल है, तो अगेन दैट इज अ सिग्नल। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको बार बार आपके सामने लाता रहता हूं। क्लियर हो गया? तो क्या कहते हैं, व्हाट इज इनकोडिंग? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग योर इंफॉर्मेशन लाइक 1 0 1 0 0 0 1, दैट इज योर इंफॉर्मेशन, into another acceptable form, which is this one. For transmission, that phenomenon is called encoding. ठीक हो गया? And when you convert these voltage levels back into this information, that phenomenon is called decoding. तो ये वो कह रहा है, decoding reverse this process to interpret, to get the information back. तो क्या है कोई स्टूडेंट जिसको इनकोडिंग और डिकोडिंग में समझ ना आ रही हो, मुश्किल न पे फील हो रहा है? जी अबूजर, जी हरीम। जी क्या क्वेश्चन है? अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। इंक्रिप्शन ये होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया, ओके हरीम, ओके अबूजर, क्वेश्चन ये पूछा गया कि इंक्रिप्शन जो है क्या ये भी कोई इनकोडिंग है? तो क्योंकि इस तरह की चीज का एक अलग नाम मौजूद है, इसलिए हम इसको इनकोडिंग, इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी
वो लेवल्स में कन्वर्ट कर देती है, और इंपॉर्टेंट ये कि ये सबको पता होता है। ये वाला अमल इनकोडिंग का और डिकोडिंग सबको पता है, लेकिन इंक्रिप्शन में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो इसको, और ये भी याद रखिए कि आप, अगर ये आपका इनकोडर है, चले पहले इनकोडर क्लियर करता हूं। इनकोडर है, आप इसको अपना मैसेज इनपुट करते हैं, और ये आपको, जैसे उसने लिखा है कि एक्सेप्टेबल फॉर्म में सिग्नल, चलिए मैं आसानी के लिए कर देता हूं, एक्सेप्टेबल सिग्नल दे देता है, यही कहा ना। जबकि इंक्रिप्शन में यू इनपुट योर डेटा which is called plain text, and that plain text is converted into another text which is called ciphertext. Now this ciphertext is not readable or listenable or understandable, जबकि ये तो इजिली अंडरस्टैंडेबल है, एक्सेप्टेबल है। तो अब इसको कहते हैं साइफर। ओनली जिसने इसको इनक्रिप्ट किया है वही चीज इसको वापस इस प्लेन टेक्स्ट में ला सकती है, एंड दैट विल बी कॉल्ड डिक्रिप्शन। अब क्लियर हो गया जी? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके, नाइस। अब यहां पे आपको एक समझाना मकसद, क्योंकि उसने जो हम प्रोटोकॉल जब पढ़ रहे थे तो उसने हमें पहली चीज कही थी कि जी, क्या पहली चीज उसने हमें कही थी? उसने हमें कहा था कि जनाब पहली चीज है इनकोडिंग, दूसरी चीज उसने क्या कहा है? फॉर्मेटिंग, और तीसरी चीज उसने कहा है इनकैप्सुलेशन। दूसरी चीज फॉर्मेटिंग, तीसरी चीज इनकैप्सुलेशन। तो बात करते हैं जी फॉर्मेटिंग पे और इनकैप्सुलेशन पे कि क्या बलाएं हैं। तो लेट्स कम। अब अगर आप कुछ देर में देखेंगे, कुछ देर में तो नहीं, मिड ऑफ द कोर्स में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पे आपको समझ आएगी कि ये हर लेयर, मिसाल तौर पे ये पहली लेयर है, सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है, ये फिफ्थ लेयर है। तो हम इनको नंबर करते हैं लाइक दिस 1 2 3 4 एंड 5। तो जब ये लेयर टॉप लेयर अगली लेयर को डेटा देती है, तो ये हर लेयर उसके साथ अपनी कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर देती है। इस अमल को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। और क्या चीज ऐड करती है? उसको कहते हैं हेडर। क्या चीज ऐड करती है? हेडर। मिसाल के तौर पे इस वक्त आपकी स्क्रीन पे ये जो नजर आ रहा है, जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, दैट इज द हेडर ऑफ द IPv6। दैट इज द हेडर ऑफ IP वर्जन 6। अब यहां पे फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है? फॉर्मेटिंग से यह मुराद है कि आपने पहले 4 बिट्स में जो चीज देंगे, सिस्टम उसको वर्जन समझेगा, कुछ और समझ नहीं सकता। हर डिवाइस जिससे ये गुजरेगा, पहली 4 बिट को वो पढ़ के ये बता मालूम करेगा कि क्या ये IP वर्जन 4 का हेडर है या ये IP वर्जन 6 का हेडर है। अगर यहां पे 4 लिखा हुआ होगा, 4 बिट में 4 कैसे लिखते हैं? जरवा। अगर आप 4 आपने लिखना है कन्वर्टिंग टू बाइनरी, एम आई राइट? 0100। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पे 0100 लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा कि ये IPv वर्जन 4 का हेडर है। लेकिन अगर यहां पे 1100 लिखा हुआ है, सॉरी, इट इज, इसको रब कर देता हूं जी, वापस इसको 0 करता हूं और इसको 1 करता हूं। अब ये किसके बराबर है? 6।
तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 0110 लिखा हुआ है तो इट मीन इट इज रेड एज 6 एंड इसका मतलब है कि इसके ये जो आपको हेडर मिल रहा है, जो ये हेडर आपको मिल रहा है, दिस बिलोंग्स टू आईपी वर्जन 6। तो देखिए ऑर्डर है, पहले 4 बिट फॉर्मेट है, अगले 8 बिट, इसका भी अपना एक मकसद है। अब टोटल कितने हो गए? 12। 20 बिट रह गए क्योंकि टोटल जो है वो 32 बिट्स हैं। इसका मतलब ये 20 बिट्स एक अलग मीनिंग रखते हैं। फिर अगले 16 बिट्स एक अलग मीनिंग रखते हैं, अगले 8 बिट्स एक अलग मीनिंग रखते हैं, अगले 8 बिट्स एक अलग मीनिंग रखते हैं। तो ये इसमें क्या है देखिए, इसका मतलब पहले 4 बिट वर्जन है, अगले 8 बिट ट्रैफिक क्लास है, अगले 20 बिट फ्लो लेबल है, अगले जो 16 बिट आएंगे डेट विल बी द पेलोड लेंथ, अगले जो 8 बिट आएंगे डेट विल बी द नेक्स्ट हेडर। क्या मतलब है इसका, क्लियर करूंगा। इसका मतलब देखे ना, सेंटेक्स भी जरूरी, ऑर्डर इज ऑर्डर इज ऑर्डर इज लिख रहा है, सिर्फ पढ़ के सुना बोल देंगे सेंटेक्स। अब देखें, इस 4 बिट का कोई ना कोई मकसद है, इस 8 बिट का कोई ना कोई मकसद, नेक्स्ट 8 बिट का कोई ना कोई मकसद है। इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई मीनिंग है, और अगर मीनिंग है तो मीनिंग को क्या कहते हैं? सिमेंटिक। मीनिंग को क्या कहते हैं? सिमेंटिक। यही वो यहां पे बताने की कोशिश कर रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि व्हेन ए मैसेज इज सेंड इट मस्ट बी हैविंग ए स्पेसिफिक फॉर्मेट। देखिए स्पेसिफिक फॉर्मेट है। मैसेज फॉर्मेट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मैसेज एंड द चैनल इट इज यूज्ड टू डिलीवर द मैसेज। जिसने भी मिसाल के तौर पे अगर चैनल ऑप्टिकल है तो फिर आपका फॉर्मेटिंग भी ऑप्टिकल के जरिए होनी है, अगर आपका चैनल इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के मुताबिक होनी है। क्लियर मेरी बात? ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जी जी, हेडर को हम प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, मतलब header? नहीं, हेडर और प्रोटोकॉल का मतलब ये है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या हम हेडर को प्रोटोकॉल कह सकते हैं, तो आंसर इसका ये है कि हेडर जो प्रोटोकॉल है उसकी इंप्लीमेंटेशन जो होती है वो हेडर में होती है। प्रोटोकॉल की इंप्लीमेंटेशन जो होती है वो, यानी इस प्रोटोकॉल की जो जो फंक्शंस हैं उस फंक्शंस को हम हेडर के अंदर इंप्लीमेंट करवाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आपने इस हेडर के अंदर सोर्स का एड्रेस दिया, आपने इस हेडर के अंदर डेस्टिनेशन का एड्रेस दिया, तो हेडर के अंदर आपने ये 2 चीजें दी। अब ये प्रोटोकॉल का फंक्शन क्या था कि उसके वो बताए सिस्टम को कि किसने भेजा और किसको पहुंचाना है। तो हेडर ने ये काम कर दिखाया, इन इन चंद बिट्स ने या बाइट्स ने जो आपको यहां नजर आ रही हैं, ये और ये, इन बाइट्स ने बताया कि सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन है। तो हेडर ने ये काम किया, लेकिन फंक्शनैलिटी किसने करनी थी? प्रोटोकॉल ने। और प्रोटोकॉल एक ही काम नहीं करता, मल्टीपल काम भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे वो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि हेडर का नेक्स्ट हेडर जो है, इसका मतलब है कि मेरे इस हेडर के बाद अगला हेडर किसका है। यानी कि आप देखेंगे कि जब इस लेयर से ऊपर की लेयर पे जाएगा तो वहां पे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं, किसको दूं? ए वाले प्रोटोकॉल को दूं, बी वाले को दूं, कि सी वाले को दूं? तो अगेन इस प्रोटोकॉल का फंक्शन एक ये भी है कि इसको पता होना चाहिए कि किसके हवाले करना है। तो हेडर में मल्टीपल चीजें होती हैं, हर एक चीज का अपना ऑर्डर भी है कि किस जगह पे होगी, और उसका कोई मकसद भी है जो कि सिस्टम को समझना है, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड है, क्योंकि वो रूल्स के मुताबिक है। हर प्रोटोकॉल का डिफरेंट हेडर होगा, अगर सेम हुआ तो फिर तो एक ही चीज हो गया। हर प्रोटोकॉल का डिफरेंट हेडर होगा क्योंकि हर प्रोटोकॉल की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं। जी, प्रोटोकॉल का होता है हेडर के साथ। आपने क्या कहा?
हेडर प्रोटोकॉल का होता है या पैकेट का होता है? हेडर हम हेडर में प्रोटोकॉल होते हैं। हेडर में प्रोटोकॉल नहीं होते। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। पहली बात आपने क्वेश्चन जो किया कि भाई आपने कहीं सुना है, मैं नहीं कहा कि पढ़ा है, क्योंकि पढ़ने में गलत नहीं हो सकता। कहीं जो आपने सुना है कि जी प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या क्या आपने सुना, मैं यहाँ लिख लूँ ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। सर आपने कहा कि हर प्रोटोकॉल का अलग हेडर होगा। बिल्कुल जी, हर प्रोटोकॉल का अलग हेडर होगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हेडर प्रोटोकॉल का होगा या पैकेट का होगा सर? जी दो हेडर हम ट्रांसलेट आपने कहा कि हेडर जो है वो प्रोटोकॉल का होगा, यही है ना? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हेडर प्रोटोकॉल का होता है या पैकेट का होता है? पैकेट के साथ लगता है, सिर्फ है वो प्रोटोकॉल का। अगर मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे कि ये IPv4 का हेडर है, तो ये IPv4 का हेडर जो है मेरे पास चार्ज नहीं है, तो हम बात ये कर रहे हैं कि हेडर जो है वो प्रोटोकॉल का है। मिसाल के तौर पे ये हेडर किसका है, मैंने अभी बताया IPv6 का। ये किसी भी मैं आपके हेडर आप मैसेज के साथ लगा दोगे, तो पैकेट किसको ये सिर्फ गवर्न करता है, उसको चलाता है ये किसका? प्रोटोकॉल का, जो कि IPv6 है इस केस में। अब बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि प्रोटोकॉल हेडर किसका होता है? प्रोटोकॉल का। और लगता किसके साथ है? आपके मैसेज के साथ, आपके PDU के साथ। अब बात समझ आ गई? हर एक का अपना अपना हेडर लगेगा, और हर एक का अपना अपना हेडर लगाने को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। हर एक का, हर प्रोटोकॉल अपना जब हेडर लगाता है किसके साथ? आपके डेटा के साथ, इस अमल को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन कहते हैं जी। सर हर लेयर में अलग प्रोटोकॉल जी बिल्कुल, हर लेयर का, क्योंकि फंक्शन डिफरेंट है, हर का फंक्शन डिफरेंट है, इसलिए हर एक का हेडर भी डिफरेंट होगा, हर एक का प्रोटोकॉल भी डिफरेंट होगा। जैसे मिसाल की मैंने अभी आपको दी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने HTTP इस्तेमाल किया, यहाँ पे आपने TCP इस्तेमाल किया, यहाँ पे आपने IP4 इस्तेमाल किया, यहाँ पे आपने ईथरनेट इस्तेमाल किया। हर एक में अपना अपना प्रोटोकॉल। जब प्रोटोकॉल अलग तो हेडर लाजमी तौर पे अलग, क्योंकि इन सब का फंक्शन, HTTP का अपना फंक्शन है, TCP का अपना फंक्शन है, IP4 का अपना है, ईथर का अपना है। बोले सर जो आपने कहा था कि जो डेटा पैकेट हम सेंड करेंगे वही बिट्स वहां रिसीव होंगे। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक कहा। तो यहाँ सर जो हेडर जो बिट्स लगते हैं तो वो ऐड नहीं होते उसके? बिल्कुल ऐड होते हैं, यही तो हमने कहा। क्वेश्चन ये पूछा गया लेडीज एंड जेंटलमैन कि हर एक, तो यहाँ से ये आपका जो एप्लीकेशन है ये डेटा प्रोवाइड करेगा। यस सर। आपका ये जो एप्लीकेशन है, ये डेटा जो कि इस केस में HTTP इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आपका वेब ब्राउजर है। एप्लीकेशन क्या है? वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर ने जनरेट इस्तेमाल किया HTTP को, और वो चीज इसने प्रोवाइड कर दी TCP को। तो TCP ने उसके साथ अपना हेडर ऐड कर दिया। अब ये चीज IPv4 के पास गई, उसने इसके साथ अपना हेडर ऐड कर दिया। यही चीज ईथरनेट के पास गई, उसने अपना हेडर ऐड कर दिया। तो यूं हर लेयर अपना अपना हेडर इसके साथ ऐड करती जाती है, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। अब जब ये चीज अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, तो हर लेयर अपना हेडर पढ़ेगी, उसके मुताबिक अमल करेगी, और जब इसमें अमल हो गया तो इसकी जरूरत नहीं रही, तो इसको क्या कर दो? डिलीट कर दो, खत्म कर दो। तो जब ये ईथर के पास पहुंचेगा तहरीम, जब ये ईथरनेट लेयर, डेटा लिंक लेयर के पास पहुंचेगा, तो वो ये हेडर पढ़ के इसमें जो कुछ लिखा है, लाजमी तौर पे बिट्स है ना, कोई ऑर्डर है, कोई सेंटेक है, कोई सेमेंटिक है, इसका मतलब कोई ऑर्डर है, कोई मीनिंग है, उस मीनिंग को समझा जाएगा, उसके मुताबिक एक्ट किया जाएगा। एक्ट कर लिया, इनफ, इसको हटा दो। अब ये चीज अगली ऊपरली लेयर के पास जाएगी, वो इसका हेडर पढ़ेगी, ये वाला हेडर पढ़ेगा, वो इसके साथ उसका कोई तलक नहीं है, वो सिर्फ इसको पढ़ेगा, इसके मुताबिक उसकी मीनिंग को इंप्लीमेंट करेगी, और फिर इसको रिमूव कर देगी, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी।
इसी तरह ये अपना हेडर पढ़ेगी, उसके मुताबिक एक्ट करेगी, एक्ट करने के बाद उसको रिमूव कर देगी, और ये डेटा आपका वापस जो उधर वेब ब्राउजर है उस पर पहुंच जाएगा। तो जो चीज आपने यहां से स्टार्ट की थी एग्जैक्टली वही दूसरी एंड पे पहुंच गई। और इसके इस तरह जो ये रिमूव 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 हो रहा है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डी इनकैप्सुलेशन। तो है कोई स्टूडेंट इस वक्त ऑनलाइन या फिजिकल जो के जिसको ये बात इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन नहीं समझ आए? क्वेश्चन करें। सर हेडर में डेटा टेम्परेरी होगा ना, हेडर में जो व्हाट डू यू मीन टेम्पररी? मतलब वो परमानेंट रहेगा उसके या फिर नहीं, जब आपने इधर लगाया उधर गिरा दिया तो बस खत्म हो गया। वो हेडर किसी ने अपने पास रखा नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है, उसने अपना काम कर लिया है, उसने अपना काम कर लिया है। उस हेडर का वजह से जो काम करने का मकसद था वो पूरा हो गया है, उसको रखने की कोई जरूरत हरगिज नहीं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? चलिए अजय। सर हम डेटा को हेडर से डेटा नहीं, मैंने जैसे कहा हम किसी को किसी के अंदर नहीं भेजते, हम सिर्फ ये करते हैं कि हम एक को दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं। तो हमने ये नहीं किया कि इसके अंदर भेजें। अगर लेट करें कि ये 100 बाइट से हमने 10 बाइट और लगा दिए, अब ये हो गया 110 बाइट्स, तो एक दूसरे को ये इफेक्ट नहीं करते। क्लियर हो गया? जी नहीं। क्वेश्चन ये पूछा गया क्या एक लेयर में एक ही प्रोटोकॉल होता है? जवाब है नहीं, मल्टीपल प्रोटोकॉल एक लेयर पे हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप उनमें से कोई एक को इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे लाजमी तो नहीं कि आप वेब भी को इस्तेमाल करें, तो इसका मतलब है कि यू कैन यूज फॉर एग्जांपल एफटीपी, यू कैन अपलोड द फाइल्स और डाउनलोड द फाइल, दैट इज अनदर एप्लीकेशन। एक लेयर पे एक प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। आप मोस्टली एक लेयर का एक ही प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हो। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अबूजर एंड हरीम। नो क्वेश्चन? चलिए जी, आपकी मर्जी, कंटिन्यू करते हैं। तो अब आपको समझ आ गई कि मैंने मैसेजेस सेंड, इट मस्ट यूज ए स्पेसिफिक, देखो एक मखसूस फॉर्मेट है, तब्दील नहीं कर सकते। फिर हमने क्या, मैसेज फॉर्मेट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द मैसेज एंड द चैनल। तो चैनल को देख के उसके मुताबिक हमने फैसला करना है कि हमने इसको किस तरह, जैसे मैंने कहा वन ऑफ द एग्जांपल कहा कि मे बी यू मे थिंक अबाउट द ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल, इवन इन द इलेक्ट्रिकल यू मे थिंक डिफरेंटली। हम देखेंगे कि देयर आर न्यूमरस इनकोडिंग टेक्निक्स, बट you have to choose only one in a certain technology. मिसाल के तौर पे you may have heard about the NRZ, कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ लिया कि पढ़ना है? पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? काशा साहब ने भी कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं पढ़ाया, 6 में होता है, तो अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे। There you will be talking about NRZ, NRZL, Manchester, differential Manchester, 5B, 8B, 4B, 5B, 8B, 10B. They are the different encoding techniques. So whatever you have chosen, once standardized, then you can't change. That technology will use forever the same encoding technique, the same formatting technique, everything same, because it is standard. क्योंकि अगर आप बदल दें तो डेस्टिनेशन को क्या पता कि आपने बदल दिया है, तो बदला नहीं जा सकता। बात समझ आ रही है? ओके, देन इज दी, there is less than a minute, so I will ask for any questions, or if you want we can depend upon your people choice. अगर आप चाहते हैं तो I can send another link and continue for at least for 15 minutes further. कल से इंशाल्लाह, ये कल कभी स्टूडेंट होती नहीं है, नहीं आओ, ठीक है।
तो चलें आज यहीं से मुझे